राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर हम साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको जितना हो सके उतना अच्छे से डिटेल में कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। और ये सारे टॉपिक्स अगर एक बार कवर हो गए तो फिर उसको दूसरी बुक्स में से और फिर उसको नोट्स में से भी कवर अप करेंगे। तो अभी इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था बिहेवियरल थेरेपी, द बेसिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म एंड मेजर थिंकर्स वो इन्फ्लुएंस द बिहेवियरिज्म और इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन बिहेवियरिज्म। उसके साथ साथ ये पिछली वीडियो को हमने एंड किया था और फिर मैंने बताया था कब 2 वीडियोस बची हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम डिटेल में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड करेंगे, साइंस और सिम्टम्स से लेकर मैनेजमेंट तक। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स फॉर्म अ कंसिडरेबल चंक ऑफ साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रन। मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, वो साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ जो होती है चिल्ड्रंस में, उसके एक मेजर चंक, कंसिडरेबल चंक मतलब जिसको आप इग्नोर ना कर पाओ, ऐसा एक मेजर पार्ट बनाती हैं जिसकी वजह से चिल्ड्रंस में साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो क्या चीज़ है, मतलब क्या साइकोलॉजिकल चीज़ों की वजह से कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट हो रहा है और वो कैसे अफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं बच्चों में जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि देखो, अभी कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में आगे बात आएगी। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है इस बात को लेकर। द इलनेसेस क्लासिफाइड अंडर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर, मतलब जो इलनेस क्लासीफाई की गई है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के अंदर वो है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD चाइल्ड सुना होगा। फिर कंडक्ट डिसऑर्डर और दूसरा है ODD यानी कि ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। क्या है ये चीज़ें, देखो सबसे पहले तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी disorder ADHD यानी कि this is a behavioral problem in children which is characterized by impaired levels of overactivity not appropriate to each of child, inability to attentive और impulsiveness। अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में देखें तो देखो, सबसे पहले हम गूगल में इसको देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाए क्या चीज़ें कहना चाहते हैं। देखो, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग चिल्ड्रन। सिम्टम्स ऑफ ADHD इंक्लूड इनअटेंशन, नॉट बीइंग एबल टू कीप फोकस। ऐसे बच्चे जो हैं वो अपना फोकस कहीं पर मेंटेन नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव मूवमेंट दैट इज़ नॉट फिटिंग टू द सेटिंग, मतलब जितनी उनकी एज है उससे ज़्यादा वो एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं। एंड इम्पल्सिविटी, हैस्टी एक्ट्स दैट ऑकर इन द मोमेंट विदाउट थॉट, मतलब कई बार जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा करना, मतलब सोचना ही नहीं, बस करते रहना। देखो अब इसके कुछ इमेज को देखते हैं। देखो, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर ADHD इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्रॉनिक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर अफेक्टिंग चिल्ड्रन कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी एंड कैन इंटरफियर विद इंडिविजुअल्स डेली एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग। ADHD कैन अफेक्ट सेवरल एरियाज ऑफ ब्रेन फंक्शन। द एग्जैक्ट cause and risk factors for ADHD are not known, but recent studies have said genetic factors play a significant role। तो मतलब ADHD क्या है, जिसमें बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, अटेंशन डेफिशिएंट होता है और उसमें कुछ इम्पल्सेस आता है जिसकी वजह से वो बच्चा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ भी सोचे बगैर। तो ये ADHD है वो ब्रेन के बहुत सारे एरियाज़ को अफेक्ट करता है। इसका एग्जैक्ट कोज और रिस्क फैक्टर्स क्या है ये पता नहीं है, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ ये बताती है कि जेनेटिक फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इससे बच्चों में। ओके, अब आते हैं हमारी बुक की बातों पर। तो यहाँ पर भी यही बताया, ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चों में जिसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ ये है कि इम्पेयर्ड लेवल्स ऑफ ओवर एक्टिविटी, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करना उसके जो लेवल्स है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं इम्पल्सिविटी की वजह से, हाइपर एक्टिविटी की वजह से। नॉट अप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ चाइल्ड, मतलब उस बच्चे की जितनी एज है उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। इनएबिलिटी टू बी अटेंटिव एंड इम्पल्सिवनेस, मतलब वो एबिलिटी ही नहीं है उसमें कि वो फोकस कर पाए, अटेंटिव हो पाए, और इम्पल्सेस आते हैं उसके अंदर। अब दूसरी जो चीज़ है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर। This is a behavioral problem which is characterized by violation of others or of major age appropriate societal norms or rules. It begins in childhood or adolescence। अब देखते हैं इसको भी गूगल की लैंग्वेज। कंडक्ट
Personality disorder (CD) is a mental health condition that manifests as a persistent pattern of aggressiveness and disobedient behavior in children and adolescents. यानी कि एक ऐसी पैटर्न जिसमें बच्चा है या फिर कोई एडल्ट है, तो एडolescent एज में ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर वो डिसओबे करते हैं किसी चीज़ को, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, वो किसी चीज़ को मानना नहीं चाहते. तो इम्पल्स, तो ये किस चीज़ों की वजह से? इट कैन इन्वॉल्व डिफिशियंस, इम्पल्सिविटी एंड क्रिमिनल एक्टिविटी. चिल्ड्रन विद सीडी मे डिस्प्ले एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स. मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बड़ा होता है लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए. डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, लाई मतलब झूठ बोलना, कुछ चीज़ें चुरा लेना, रूल्स तोड़ना. दे में ऑल्सो अब्यूज स्मॉल एनिमल्स, मतलब छोटे एनिमल्स को परेशान करना, अल्कोहल पीना छोटी एज में, ड्रग्स का यूज़ करना, स्कूल को बंक मारना, ये सब चीज़ें सीडी कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी भी बच्चे में. तो ये चीज़ें आपने समझ ली कि नॉर्मल नहीं है. अब बात करते हैं कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो कैरेक्टराइज होती हैं बाय वायोलेशन ऑफ अदर्स और मेजर अप्रोप्रिएट सोसाइटल नॉर्म्स और रूल्स. मतलब जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको ना मानना. रूल्स और रेगुलेशंस को ना मानना मतलब उसको डिसओबे करना, बिल्कुल भी उस चीज़ों को नहीं मानना. फिर उसमें सारी चीज़ें आ गई, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ड्रग्स कंजम्पशन, स्कूल बंक करना, किसी के सामने बोलना, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सारी सोसाइटी नियम्स के अगेंस्ट है. तो इट बिगिनस इन चाइल्डहुड. हो सकता है ये बचपन से ही शुरू हो जाए या फिर एडोलसेंस, मतलब जब एडल्ट होने लगता है कोई चाइल्ड, तो उस टाइम पर हो सकता है ये देखने को मिले. तीसरी चीज़ है ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर ODD. दिस इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय negativistic, deficient, disobedient and hostile behavior towards authority figures. It remains persistent during the child's development and is similarly observed in individual of similar age and developmental levels. तो अब देखो इसमें क्या है. A disorder in a child marked by deficient and disobedient behavior to authorities figure. मतलब authority फिगर यानी कि उसके मम्मी पापा, दादा दादी, उसके प्रति कोई भी बात ना मानना, सुनना ही नहीं, डिसओबे कर देना, सामने बोल देना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें. द कॉज ऑफ ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर ODD इज़ अननोन बट लाइकली इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. मतलब जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर हमेशा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. बहुत बार हमने अभी आगे देख ही लिया. सिम्टम्स जनरली बिगिन बिफोर अ चाइल्ड इज़ 8 years old. मोस्टली सिम्टम्स है वो 8 साल से पहले चाइल्ड में दिखने लगते हैं. दे इंक्लूड इरिटेबल मूड, मतलब छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाना, आर्ग्यूमेंटिव एंड डेफिशिएंट बिहेवियर. आर्ग्यूमेंटिव यानी कि बात बात पर सामने बोलना, आर्ग्यूमेंट्स करना. और डिफिएंट बिहेवियर का मतलब होता है कि किसी भी बात को मानने से सामने से सख्त इनकार कर देना कि नहीं मानेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे. एग्रेशन एंड विंडिक्टिवनेस. एग्रेशन यानी बहुत ही हद तक गुस्सा कर देना, बदले लेने की भावना आ जाना. दैट लास्ट लॉन्गर देन 6 months एंड कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स एट होम और स्कूल्स. मतलब जो 6 महीने से भी ज़्यादा लंबा चल सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है घर पे भी, स्कूल पे भी. ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी. सो ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो आई होप दिस वुड बी क्लियर. तो ये एक ऐसा बिहेवियरल प्रॉब्लम है जिसको कैरेक्टराइज करने के लिए, मतलब चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविस्टिक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, मतलब वाइब ही उसकी नेगेटिव हो गई है. डिफिएंट यानी कि बात को मानने से सामने से इनकार कर देना. डिसओबे यानी कि किसी की डिसरिस्पेक्ट कर देना, नहीं मानना, गुस्सा कर देना. हॉस्टाइल बिहेवियर टुवर्ड्स ऑथोरिटेटिव फिगर यानी कि रिस्पेक्ट ही नहीं करना, ये सब चीज़ें. इट रिमेन्स परसिस्टेंट ड्यूरिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड इज सिमिलरली ऑब्जर्व्ड इन इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर एज एंड डेवलपमेंटल लेवल्स. सो कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है? सबसे पहले बात की ADHD की. तो कंपेयर टू दोज हु डू नॉट हैव ADHD, देयर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ द ब्रेन that control memory, attention and movement as observed in fMRI यानी कि functional मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड PET स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन्स इन चिल्ड्रंस अफेक्टेड विद ADHD. तो ऐसे बच्चे जिनको ADHD नहीं है और ऐसे बच्चे जिनको ADHD है, उसमें स्ट्रक्चरल लेवल पे भी कुछ चेंजेस होते हैं, फंक्शनल लेवल पे भी कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे कि मेमोरीज उनकी अलग होती हैं, अटेंशन प्रोसेस, अटेंशन टाइम जो है वो भी अलग होता है, मूवमेंट्स हैं वो भी अलग होते हैं. ये सब चीज़ें MRI और PET स्कैन में देखी गई हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन
चिल्ड्रंस अफेक्टेड है ADHD से, उनके मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा, स्ट्रक्चर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और फंक्शनली तो हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अ फेमिलियल पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड वेयर इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आर मोर प्रोन टू द डिसऑर्डर। एक फेमिलियल पैटर्न देखी जाती है जहाँ पर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अगर ये चीज़ें हैं तो हो सकता है कि ये डिसऑर्डर आगे भी कैरी हो, उसके चांसेस बढ़ जाए। दूसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर। द एरिया ऑफ ब्रेन दैट रेगुलेट्स इनहिबिशन आर रिलेटिवली स्मॉलर। मतलब कोई भी चीज़ को रोकना, तो इनहिबिशन, तो वो इनहिबिशन को जो एरिया ब्रेन का रेगुलेट करता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है ऐसे बच्चों में जिनको CD है, कंडक्ट डिसऑर्डर। फैक्टर्स लाइक पुअर लिविंग कंडीशनिंग, वायलेंट neighborhoods and violent caregivers are also responsible for the development of conduct disorder। तो कंडक्ट डिसऑर्डर के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कि पुअर लिविंग कंडीशनिंग, वायलेंट नेबरहुड्स, मतलब आसपास का नेबरहुड अच्छा नहीं है, मारधाड़ वाला या फिर बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन वाला है, वायलेंट केयर गिवर्स, मतलब जो उनकी ध्यान रखने हैं वो भी वायलेंट है, उनको बहुत मारा जा रहा है या फिर सताया जा रहा है, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट बिहेवियर। द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आर मोर प्रोन टू द डिसऑर्डर। सो oppositional defiant disorder, it may occur as a result of influence of similar behavior in the family and by reinforcement by hostile behavior as an acceptable means of interacting with each other। तो इसमें क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर अगर उस बच्चे की मम्मी में है या फिर पापा में है तो कैरी ऑन हो सकता है टू दैट चिल्ड्रन। तो ये होता है कि उस बच्चे ने कोई चीज़ अपनी फैमिली में देखी और उसको अडेप्ट कर लिया अपने आप पे, तो ये एक टाइप का रीइंफोर्समेंट हो गया हॉस्टाइल बिहेवियर का एज एन एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। मतलब दूसरों, ठीक है ना, मतलब मेरे मम्मी भी ऐसे ही करती है, मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, तो मैंने भी किया, तो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें बच्चों में कैरी होती है। तो ADHD, CD एंड ODD, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसकी कॉजेशंस देखी। अब बात है साइंस और सिम्टम्स की। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के जो बच्चे होते हैं उनमें 3 चीज़ें मेजरली देखी जाती हैं। पहला तो है इन अटेंशन ही ना दे पाना। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, जितना एक्टिव एक बच्चा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव है ये बच्चा। और इम्पल्सिवनेस, मतलब बार बार कुछ इम्पल्सेस आने की वजह से वो ना तो प्रॉपर अटेंशन दे पाता है, ना ही कंट्रोल में रहता है, हाइपर एक्टिव स्टेट में ही रहता है। तो इन अटेंशन द चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी गिविंग क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स और मेकिंग मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क और अदर एक्टिविटीज़। मतलब फोकस ही नहीं है कि किसी चीज़ पर उतना, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, तो डिटेल में कोई काम कैसे कर पाएगा, इसकी वजह से बार बार वो कोई मिस्टेक्स करेगा, फिर वो चाहे स्कूल वर्क हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू सस्टेन अटेंशन इन टास्क, प्ले और एक्टिविटीज़। कहीं पर भी जहाँ पर अटेंशन देने की बात आए, फोकस की बात आए, तो वो उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़। मतलब कुछ भी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज करनी है, ऐसे कोई टास्क दी जाए या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी दी जाए, तो वो करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। पहला तो फोकस नहीं हो पाएगा, दूसरा तो वो इतने ज़्यादा एक्टिव है कि कोई पर जगह पर टिक नहीं पाएंगे, ईजीली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉरगेटफुलनेस इन डेली एक्टिविटीज़, हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों भूल जाना। अनेबल टू सिट इन वन प्लेस, एक जगह पर बैठ नहीं पाना। फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू एंगेज इन लेजरियस एक्टिविटीज़, मतलब जिसमें आपको कुछ काम करना पड़े, इन्वॉल्व होना पड़े, ऐसी एक्टिविटीज़ में वो एंगेज ही नहीं हो पाएंगे। या फिर लेजरियस यानी कि लेज़ी, मतलब बैठ कर आराम से करने वाली चीज़ें। सो टॉक्स एक्सेसिवली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात करना, बहुत जल्दी में बात करना। फिडजेट्स विथ हैंड्स और फिट, मतलब हैंड और फिट की मूवमेंट आप देखो तो कंटिन्यूसली ऐसे हाथ हिलाते लेना, पैर हिलाते रहना, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इम्पल्सिवनेस, यानी कि द चाइल्ड आंसर्स बिफोर द क्वेश्चन इज कंप्लीट, मतलब आप अपना क्वेश्चन पूरा करो उससे पहले ही बच्चा जवाब दे देगा। फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट अवेटिंग टर्न्स, मतलब किसी भी चीज़ के लिए राह देखना तो उस बच्चे में है ही नहीं, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए ठहरना, थमना, रुकना। इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स इनटू अदर्स, मतलब हर बार किसी की बात को बीच में से काट डालना, बीच में टॉक करना, बीच में बोलते रहना, ये सारी चीज़ें इम्पल्सिवनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये सिम्टम्स हो गए ADHD चाइल्ड के। अब बात है
कंडक्ट डिसऑर्डर के। द चाइल्ड शोज बिहेवियर सच एज एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और एनिमल, फिजिकल क्रूअल्टी, स्टीलिंग, फोर्सिंग समवन इन टू सेक्शुअल एक्टिविटी। मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर में कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? तो एक बच्चा है वो कुछ ऐसा टाइप का बिहेवियर शो करेगा कि एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और एनिमल्स, मतलब और लोगों के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, तो वो गुस्सा निकालना चाहेगा दूसरे लोगों पे मार के। फिर कई बच्चे छोटे होते तब बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं तो, या फिर नाखून मारते हैं, एनिमल्स को परेशान करना। तो ये एग्रेशन देखने को मिलता है उस चाइल्ड में। फिजिकल क्रूअल्टी में जैसा मैंने बताया कि फिजिकल क्रूअल्टी, नख मारना या फिर नाखून मारना या फिर काटना या फिर थप्पड़ मारना, बड़ों को भी अपने आप से कुछ चीज़ें चुरा लेना। किसी भी अगर वो एडोलसेंस में ये चीज़ें कंडक्ट डिसऑर्डर देखने को मिले तो किसी को फोर्स करना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, किसी की चीज़ को तोड़ देना। फ्रीक्वेंट बर्गलरी, यानी कि किसी भी जगह पर इलीगली घुस जाना या फिर कोई चीज़ें चोरी कर लेना। सोप लिफ्टिंग, यानी कि कहीं भी मॉल में भी कहीं पर भी गई है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बिना पूछे उठा लेना। पर्स स्नैचिंग, किसी का पर्स खींच लेना। मगिंग, यानी कि मतलब एक तरीके से चोरी चकारी। द चाइल्ड इज़ टची एंड ईजिली अनॉयड बाय अदर्स, मतलब ये चाइल्ड ऐसा टची होता है कि उसको कोई भी बिल्कुल छूने की भी कोशिश करता है वो बहुत ही ज़्यादा अनॉयड हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, गुस्सा कर देता है। इज़ ऑफन एंग्री और रिजेंटफुल, या फिर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। ऑफन लाइज एंड ब्रेक्स प्रोमिसेस टू ऑब्टेन गुड्स और फेवर्स और टू अवॉइड ऑब्लिगेशंस, मतलब हमेशा झूठ बोलता है, प्रॉमिस करके भी उसको तोड़ देता है ताकि वो कुछ चीज़ें पा सके और ऑब्लिगेशंस जो उस पर लगाए जाए उसको अवॉइड कर सके। इसलिए नहीं, मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ, ऐसा बार बार झूठ बोलना। अगर उसने कोई चीज़ की है तो भी भाग जाना। हैज़ रन अवे फ्रॉम होम मोर देन ट्वाइस और फॉर मोर देन अ सिंगल नाइट एंड फ्रीक्वेंटली रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से हमेशा एब्सेंट रहना, घर से भाग जाना, रात में फ्रीक्वेंटली उठ जाना एक से ज़्यादा बार, मतलब ऐसी सारी चीज़ें अगर देखने को मिले तो कंडक्ट डिसऑर्डर। फिर ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ODD, डिफिएंट। The child frequently loses temper, arguing with other. चाइल्ड मतलब जो बच्चा है वो बार बार अपना टेम्पर लूज़ कर देता है, बार बार उसको गुस्सा आ जाता है, हमेशा आर्ग्यू करने में इंटरेस्ट करता है, किसी के साथ झगड़ा करने में, चिल्ला कर बात करने में। एक्टिवली डिफाइज और रिफ्यूजेस एडल्ट्स रिक्वेस्ट और रूल्स एंड ऑफन डेलिबरेटली अनॉयज पीपल, हमेशा वो किसी भी इंसान को गुस्सा दिलाने की ट्राई करेगा, उसको हैरान परेशान करने की ट्राई करेगा, कभी भी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानेगा। अगर कोई बड़ा उसे कुछ बोल रहा है तो भी वो उसकी रिक्वेस्ट हो या फिर उसका ऑर्डर हो वो नहीं मानेगा और सामने से जाकर मना कर देगा कि नहीं होगा मुझसे, ये नहीं करूँगा मैं, जाओ जाकर कर लो जो करना है। इट ब्लेम्स अदर्स फॉर हीज और हर मिस्टेक्स और बिहेवियर, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है अपने वैसे मिस्टेक्स और बिहेवियर के लिए। द चाइल्ड इज टची एंड इजीली अनॉयड बाय अदर्स, इज ऑफन एंग्री और रिसेंटफुल एंड इज ऑफन स्पिटफुल और विंडिक्टिव, हमेशा ये चाइल्ड टची होता है, जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर में देखा कि उसको बिल्कुल थोड़ा सा भी टच करोगे वो गुस्सा हो जाएगा। एंग्री एंड रिसेंटफुल एंड इज ऑफन स्पिटफुल यानी कि बहुत गंदे गंदे वर्ड्स को यूज़ करके सामने वाले को कुछ बोलना, और विंडिक्टिव यानी कि बदला लेना, सामने से आकर आपने उससे कुछ बोला आके आपको मार देगा, विंडिक्टिव चाइल्ड है। ओके, डायग्नोसिस। अब इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि क्या है, ADHD है, CD है या फिर ODD है। Majority of the times the diagnosis is made on the history provided by primary caregivers, मतलब प्राइमरी केयर गिवर्स मतलब कि जो उसके मम्मी पापा है जो उसकी देखभाल करते हैं या फिर टीचर्स हैं एंड पीयर्स, एंड बाय एग्जामिनिंग द पेशेंट स्टेट ऑफ माइंड। तो मेजोरिटली जब आपको हिस्ट्री मिलती है उस बच्चे से रिलेटेड और आप उस पेशेंट को देखते हो, उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करते हो, तो आपको डायग्नोसिस थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ें हैं। देयर आर सम साइकोमेट्रिक, द स्केल टू गेज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, मतलब साइकोमेट्रिक्स है जो एक ऐसी स्केल है जो साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज किस लेवल पे आ रही है उसको मेजर करने के लिए है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट करा के विच कैन हेल्प फर्दर क्वालिफाई एंड क्वान्टिफाई द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर, तो जिसकी वजह से आप क्वालिफाई करके क्वान्टिफाई करके एक स्पेसिफिक बिहेवियरल डिसऑर्डर तक पहुँच जाते हो। सो सम ऑफ द टेस्ट इंक्लूड्स, मतलब कुछ टेस्ट हैं वो इसमें से नीचे दिए गए हैं। फॉर ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ऐसे बच्चों के लिए ACDS, तो ADHD क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्केल, तो इसमें क्या है, दिस स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड विद द सपोर्ट फ्रॉम द WHO, यानी कि WHO की सपोर्ट से ही इस स्केल को डेवलप किया गया है। याद रखना, ADHD क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्केल।
फॉर CD कंडक्ट डिसऑर्डर, DBRS डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर रेटिंग स्केल, मतलब जो डिसरप्टिव बिहेवियर है उसका जो डिसऑर्डर है उसका रेटिंग स्केल की किस लेवल पे है, कितना है। फॉर अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, DBRS डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर रेटिंग स्केल। तो वो सेम चीज़, इसकी वजह से रेटिंग से पता चल जाएगा कि कंडक्ट डिसऑर्डर है या फिर अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर है। तो अगर आपको इन तीनों टेस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है, मुझे कमेंट में बता देना। आई विल ब्रिंग अ शॉर्ट्स वीडियोस ऑन दिस 3 डिस्क्रिप्शन कि क्या होता है इन टेस्ट में, कैसे जांच की जाती है क्लिनिकली, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कौन से डिसीज हैं, तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहले ADHD, द सिम्टम्स ऑफ ADHD मे बी कैरिड फॉरवर्ड इनटू एडल्टहुड। ये ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो आगे जाके एडल्टहुड में भी कैरी हो सकते हैं। एकेडमिक प्रोग्रेस में सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, एकेडमिक प्रोग्रेस है उसमें भी लैक ऑफ अटेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स दिख सकती है, कम हो सकता है, प्रोग्रेस घट सकती है। मूड डिसऑर्डर्स, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ एंड डिपेंडेंसी इज़ क्वाइट कॉमन लेटर इन द कोर्स ऑफ इलनेस। और ये डिसीज़ के चलते, ये इलनेस के चलते मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ड्रग और अल्कोहल का कंजम्पशन करना, ओवर कंजम्पशन करना, किसी पे निर्भर रहना, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको देखने को मिल सकती हैं। प्रोग्रेस टू कंडक्ट डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन एडल्टहुड में बी सीन। यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर आगे जाकर चाइल्ड में, मतलब ADHD को अगर ना ठीक किया जाए तो कंडक्ट डिसऑर्डर आ सकता है, और आगे जाके एडल्टहुड में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि बिल्कुल ही उसको सोशलाइज होना पसंद नहीं आएगा, ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी जो अपने आप अकेले में ही रहेगा, किसी की ना तो बात मानेगा ना ही रूल्स रेगुलेशन मानेगा। तो ऐसी वाली पर्सनैलिटी एडल्टहुड में दिखने को मिल सकती है। कंडक्ट डिसऑर्डर में तो लाइक ADHD द चांसेस ऑफ सिम्टम्स बीइंग कैरिड फॉरवर्ड इनटू एडल्टहुड आर मच हायर, यानी कि एडल्टहुड में वो सारे सिम्टम्स कैरी हो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। मूड डिसऑर्डर्स, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद कंडक्ट डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर्स, ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ ये यहाँ पर भी फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड है, कॉमन है। 40% ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स एडोलसेंट्स विल इवेंचुअली प्रोग्रेस इनटू एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो हमने ADHD में भी देखा, तो 40% चांसेस है कि CD के चाइल्ड्स भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आगे कन्वर्ट हो जाए। Oppositional deficient disorder, about 2/3 of those diagnosed with oppositional deficient disorder do not meet the criteria after 3 years। तो 2/3 में, मतलब 3 भाग में से 2 भाग के लोग जो ODD से डायग्नोज हुए हैं वो सेम क्राइटेरिया को 3 साल बाद मैच नहीं करेंगे, लेकिन प्रोग्रेस इनटू कंडक्ट डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मूड डिसऑर्डर में पर, लेकिन उसके बजाय वो कंडक्ट डिसऑर्डर में चले जा सकते हैं या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में या तो मूड डिसऑर्डर में। ये 3 में से एक चीज़ आपको आगे जाकर उसमें देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट क्या है अब, तो ADHD पेशेंट्स का मैनेजमेंट अगर देखने को जाए तो ADHD पेशेंट एजुकेशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। द पेशेंट एंड रिलेटिव्स मस्ट बिकम वेल अवेयर अबाउट द इलनेस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, insight oriented psychotherapy and family counseling has been found to be useful along with medications। तो ADHD पेशेंट में सबसे पहले तो पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना कि ADHD पहले तो है क्या, क्या होता है और उसके क्या सिम्टम्स है। पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को वेल अवेयर होना चाहिए इस इलनेस के बारे में और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसके बारे में। फिर आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें पेशेंट, फैमिली, आगे एनवायरमेंटल कंडीशन सब कुछ मिलकर एक बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए साथ दें। इनसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी एंड फैमिली काउंसलिंग, और फैमिली को काउंसिल करोगे कि कैसे वो फैमिली सपोर्टिव हो सकती है टू क्योर द चाइल्ड अलॉन्ग विथ मेडिसिन। ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करें CD की, तो द गोल ऑफ थेरापीज इन कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ प्रिवेंशन, कि अब प्रिवेंशन की ओर बढ़ें। Emphasis is given on functional and family therapy and training of child to improve the social skills, problem solving techniques and anger management। अब आगे जाकर जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो उस तरीके से लिए जाएंगे कि फैमिली थेरेपी, फंक्शनल फैमिली थेरेपी, कि फैमिली कैसे फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उस बच्चे को ट्रेन करना कि वो कैसे अपने आप को सोशली इम्प्रूव कर पाएगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स से वो कैसे आगे बढ़ पाएगा और उसका एंगर मैनेजमेंट कैसे वो करे। तो सारी चीज़ें मिलकर, मतलब बच्चा और फैमिली मिलकर सपोर्टिव वे में रूल करेंगे तो आगे जाकर ये डिसऑर्डर है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है, बिहेवियर को ठीक किया जा सकता है। ODD पेरेंट्स टेक प्राइमरी रोल इन
थेरापी, यहाँ पर पेरेंट्स का है वो प्राइमरी रूल है। प्रो सोशल बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंटली प्रेज्ड एंड रीइंफोर्स्ड। तो कई बार जो प्रो सोशल बिहेवियर है जो चाइल्ड करता है उसको प्रेज किया जाता है, रीइंफोर्स्ड किया जाता है। मतलब ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, वैसे ही बिहेवियर को सिर्फ प्रेज किया जाता है, उसके बोले तो उसका बढ़ावा किया जाता है। लेकिन ऑपोजिशनल बिहेवियर है उसको मस्ट नॉट बी रीइंफोर्स्ड विद अटेंशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर मस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब ऐसा बिहेवियर जो वो बच्चे को नहीं करना चाहिए उसके लिए उसको कभी भी आप प्रेज मत करो, बढ़ावा मत दो ऐसी चीज़ों को जो उसको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि अभी बच्चा है, छोड़ दो, हाँ कर दो, क्या ही जाता है। लेकिन ऐसा बिहेवियर जो उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे ऑपोजिशनल बिहेवियर को आपको कभी भी बढ़ावा नहीं देना है बच्चा समझकर। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर मस्ट बी कंसिस्टेंट। और जो भी उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी आपको बढ़ावा नहीं देना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि होम्योपैथिक अप्रोच क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।